साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। ये जुड़ा हुआ है डिज़ाइन एड से और कॉपीराइट से। अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमेशा ही मैंने पढ़ा है कॉपीराइट, तो डिज़ाइन एड का क्या विशेष यूज़ है और किस तरह से कनेक्टेड है कॉपीराइट से, तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथियों बेसिकली हम सब जानते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट जो है हम बनाते हैं, क्लियर है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर उस प्रोडक्ट को फाइनल रूप देने से पहले एक ड्राइंग की जाती है और उस ड्राइंग के तहत जो है उस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो यूनिक आइडिया है, जो हमारी यूनिक ड्राइंग है, उसको जो कंसर्न मैन्युफैक्चरर जो है वो चुरा लेते हैं और वो कंसर्न डिज़ाइन की बेसिस पर एक नया प्रोडक्ट जो है रेडी करते हैं जिसके दाम काफ़ी कम होते हैं। भाई अभी तो मार्केट में आया ही नहीं, अभी तो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ही नहीं और हमको पूरा विश्वास था कि इसको हम लॉन्च करके लाखों करोड़ों जो है कमा लेंगे, पर हमारा आइडिया को चुरा के ले गया और वो कमा रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में करें क्या, हमारे राइट्स क्या होंगे, इसकी जानकारी भी जो है हमें होनी चाहिए। और ये भी हमें समझना होगा कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई डिज़ाइन पर जो है हम किसी आर्टिकल का जो है निर्माण कर रहे हैं। कल को हमें को नोटिस आ गया किसी ऑथोराइज पर्सन का, भाई इस डिज़ाइन का ऑथोराइज पर्सन तो मैं हूँ, इसको आप यूज़ कैसे कर रहे हो। तो ऐसे सिनेरियो में हमें डिफेंड कैसे करना है, वहाँ पर हमारे अधिकार क्या होंगे, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज की क्लास में इस टॉपिक को भी जो है कवर किया है। साथियों बेसिकली इस सब्जेक्ट को समझने के लिए इंसेप्शन पे ही हम एक एग्जांपल लेंगे। आप सबने देखी होगी टार्ज़न पिक्चर, देखी ना आप सबने। बेसिकली उस पिक्चर में एक सीन ऐसा आता है कि एक इंजीनियर है जो कार का डिज़ाइन जो है तैयार करता है। एक मीटिंग होती है विद द मैन्युफैक्चरर्स, उनको ये डिज़ाइन जो है एक्सप्लेन करता है, वो ये डिज़ाइन जो है उसका एक कॉपी तैयार कर लेते हैं और अल्टीमेटली बात करते हैं पैसों को लेकर। उस पर नेगोशिएशन होता है, बात बैठती नहीं है और अल्टीमेटली इंजीनियर की जो है वो हत्या हो जाती है। साथियों बेसिकली ये तो एक एग्जांपल है, पर रियल लाइफ में क्या है प्रॉब्लम कि जो हमारा डिज़ाइन है वो कोई कॉपी ना कर लें तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अगर किसी ने कॉपी कर भी लिया, उस डिज़ाइन को बना भी लिया इन द आर्टिकल, तो ऐसे सिनेरियो में हम उस व्यक्ति को रोक सकते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जिस संबंध में डिज़ाइन एक्ट 2000 में जो है प्रोटोकॉल दिए गए। बेसिकली ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द यूनिक डिज़ाइंस, ऐसे डिज़ाइन जिसके आधार पर आर्टिकल तैयार होना है बट डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो यूनिक है और ऐसा डिज़ाइन जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है और पहले किसी ने इसको जो है यूज़ नहीं किया। क्लियर है। तो साथियों बेसिकली जो केस आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है हरजीवन भाई बनाम महेंद्र भाई, जजमेंट है 21 फरवरी 25 का। उसमें बेसिकली जो कंसर्न व्यक्ति है कंप्लेनेंट, उसने भी जो है रजिस्ट्रेशन लिया और अपने डिज़ाइन को जो है रजिस्टर्ड कराया। इसको सर्टिफिकेट जो है जारी हुआ डिज़ाइन एंड पेटेंट ऑफिस से। ये पार्ट एंड पार्सल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसके बाद सेफ्टी की दृष्टि से इसने अपने इस सर्टिफिकेट की सूचनाओं को सार्वजनिक किया और आम सूचना जो है पब्लिश कराई अखबार में। इसको ये विश्वास था कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास प्रॉपर जो है डिज़ाइन है, अब ये डिज़ाइन जो है कोई बना नहीं पाएगा, मैं इस डिज़ाइन से जो है आर्टिकल बनाऊंगा, अल्टीमेटली लाखों करोड़ रुपए जो है कमाऊंगा। इसको जानकारी होती है कि किसी व्यक्ति विशेष ने मेरा डिज़ाइन जो है कॉपी करके प्रोडक्ट जो है तैयार कर लिए, अल्टीमेटली जो मेरे बेसिक राइट्स है उसको अफेक्ट कर दिया, डिज़ाइन एक्ट का वायलेशन कर दिया, कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन कर दिया और मेरे साथ जो है चीटिंग किया है। उसने फैक्ट्स गैदर किए, सर्कमस्टेंसेस गैदर किए, एविडेंस गैदर किए और थाने पहुंच गया। थाने जाके इसने रिपोर्ट दी और पुलिस ने अल्टीमेटली एफआईआर काट दी। एफआईआर दर्ज हुई 420 आईपीसी में, धारा 11 डिज़ाइन एक्ट में, धारा 63, 64, 65 कॉपीराइट एक्ट में। साथियों कंसर्न आरोपी जो है वो पहले इंस्टेंस में नहीं घबराया। उसने क्या करा, सबसे पहले ज्ञापन दिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पुलिस को पता है, पर पुलिस ने वो पॉइंट जो है कंसीडर नहीं करे। साथियों विशेषता ध्यान रखिएगा कि इन मामलों में गिरफ्तारियां सीधे नहीं हो सकती। कई बार हमें डर होता है कि भाई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, हैरेस करेगी, परेशान करेगी और ये लोग कहते हैं कि कॉपरेशन नहीं कर रहा है। साथियों आपको बात में स्पष्ट कह दूं कि कॉपरेशन के नाम पर कोई भी ऐसी एविडेंस जो कि इंक्रिमिनेटिंग है, दोषलिप्तकारी है, उसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता हमें। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और फैक्ट्स कलेक्ट करना। अगर ये आप पे दबाव बना रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में पुलिस पर कार्रवाई कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपका शोषण करेंगे, अगर आप कार्रवाई करेंगे तो ये दबके रहेंगे। ये स्थिति वैसी है कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अगला जो है जॉब में आ रहा है, उसको लगता है कि भाई ये बोल तो रहा ही नहीं है और हम शोषण करेंगे। और जहाँ हमने डिफेंड किया, रेसिस्ट किया, प्रतिकार किया, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनको ये मालूम पड़ता है कि अगला जो है लड़ लेगा, अपन है तो कमज़ोर, तो बेटर है कि यार हटाओ, अपन तो इस कार्रवाई को सुलटाओ और कोर्ट में जो है चार्जशीट या एफआईआर पेश कर दो। क्लियर है बात ये। तो डर उनको भी लगता है, पर हमारा नहीं बोलना सबसे मेजर कारण बनता है एक गंभीर कानूनी कार्रवाई का या चार्जशीट का हमारे विरोधी। साथियों यहाँ पर आरोपी ने ज्ञापन में कुछ ऐसी बातें लिखी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी।
जिससे पुलिस ने कंसिडर नहीं करा, पर बाद में हाईकोर्ट ने कंसिडर किया और अल्टीमेटली फ़ायदा मिल गया। हालांकि यहाँ पर आरोपी कहता है सीधे ही क्वेश्चनिंग में चार्जशीट तब तक पेश नहीं हुई थी, इसने एफआईआर पे जो है क्वेश्चन की मांग करी। पर अमूमन मेरी एडवाइस ये होती है कि आपको चार्जशीट की स्टेज से पहले क्वेश्चनिंग नहीं लगानी है, आपको सिर्फ ज्ञापन देना, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, और सारे तर्कों को लिखना है। और कैसे कैसे लिखना होता है, कैटेगरीज क्या है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया अपना पात्र परिचय कि मैं कौन हूँ। इन्होंने बताया कि भाई मैं एक पार्टनर हूँ और मेरी फर्म का नाम है प्रिंस स्टील एंड मारुति ट्रेडर्स, और हम डील करते हैं ट्रैक्टर्स में, ट्रेलर्स में और उनके स्पेयर पार्ट्स में। हमारा कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं है और हमारी इमेज जो है बहुत साफ है मार्केट में, और हम लंबे टाइम से अपना व्यापार जो है करते आ रहे हैं। दूसरा इनका अटैक था एफआईआर के ऊपर। इनका कहना है कि हमारा कोई स्पेसिफिक रोल एफआईआर में नहीं है, एलिगेशन जो है एफआईआर में बॉल्ड है और स्पेसिफिक नहीं है। आपको ये बात मैं स्पष्ट कह दूं कि अगर एफआईआर में आपका स्पेसिफिक रोल नहीं है, एलिगेशन जो है बॉल्ड है, तो वहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, जिसका टाइटल है कैकेशा बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जजमेंट है 8 फरवरी 22 का, उस पर जो है लड़ाई कर सकते हैं। उसमें ये स्पष्ट है कि अगर एलिगेशन बाल्ड है, ओमनीबस है, अनस्पेसिफिक है, तो किसी भी रूप में आपराधिक दायित्व का जो है गठन नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि एफआईआर मस्ट बी प्रॉम्प्ट। एफआईआर प्रॉम्प्ट नहीं है, बहुत लंबे टाइम बाद एफआईआर है, आफ्टर थॉट है, वो स्पेसिफिकेशन नहीं है, जनरल एलिगेशन है, बाल्ड एलिगेशन है, मियर सरमाइसिस पर कोई केस है, तो वो चल नहीं सकता है। तो वहाँ पर फिट केस है क्वेश्चन का। अदरवाइज आप ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन में कंसिडर नहीं होता है केस आपका, एंड यू आर चार्जशीटेड, तो वहाँ पर हम डिस्चार्ज या क्वेश्चन का ऑप्शन ले सकते हैं। कम से कम हम ये कोर्ट को शो कर सकते हैं कि पुलिस को हमने जो चीज़ बताई, स्पेसिफिक किया, पुलिस प्रॉपर जांच के लिए उसमें राजी नहीं थी। अल्टीमेटली जो हमारा संवैधानिक अधिकार है फेयर इन्वेस्टिगेशन का, उसको पुलिस ने जो है वायलेट कर दिया। तो इस बात पे जो है हम जोर दे सकते हैं। इसके अलावा इनका कहना यह था कि डिज़ाइन एक्ट के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास रजिस्ट्रेशन है भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई डिज़ाइन ऑलरेडी मार्केट में है, तो उस डिज़ाइन पर किसी भी रूप में डिज़ाइन एक्ट के तहत कोई प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकते। जो डिज़ाइन जो डिस्प्यूट हुआ है इस केस में, ये ऑलरेडी इन यूज़ था इवन प्रायर टू रजिस्ट्रेशन, और इसको यूज़ किया है मल्टीपल मैन्युफैक्चरर ने। तो यहाँ पर कंसर्न आरोपी ने उनका जो एफिडेविट था उसको कोर्ट में भी पेश किया, और जो कंसर्न पुलिस है वहाँ भी जो है पेश किया। इनका कहना है कि जो डिज़ाइन जो डिस्प्यूटेड है ये कॉमन डिज़ाइन है, जबकि डिज़ाइन एक्ट का बेसिक पैरामीटर है कि इट मस्ट बी यूनिक, इट मस्ट बी फर्स्ट इन टाइम, इट मस्ट बी क्रिएटिव, यूनिक एंड स्पेसिफिक। अगर ऐसा नहीं है तो डिज़ाइन एक्ट के प्रोटोकॉल वहाँ लागू नहीं होंगे। इनका कहना है कि जो ट्रैक्टर है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुए हैं कि डिज़ाइन जो है चोरी किया गया, उस ट्रैक्टर की आरसी को जो है प्रोड्यूस किया गया, जो ये डिज़ाइन है जो हुबहू बताया गया है, उस डिज़ाइन को वर्ष 2010 में ही तैयार कर दिया गया था। इसकी पुष्टि हुई आरसी से, और वो कंसर्न आरसी थी 18/6/2010 की, जबकि रजिस्ट्रेशन हुआ डिज़ाइन एक्ट के तहत 29/1/2013 को। तो जब हमारा डिज़ाइन कॉमन है, प्रायर इन यूज़ है, तो ऐसे सिनेरियो में डिज़ाइन एक्ट के प्रोटोकॉल एंड प्रोटेक्शन जो हैं कंसर्न व्यक्ति विशेष को नहीं मिलेंगे। उनका ये भी कहना है कि धारा 15(1) कॉपीराइट एक्ट का हमारी हेल्प करता है, जो ये कहता है कि ऑलरेडी अगर किसी विषय वस्तु पर डिज़ाइन एक्ट के प्रोटोकॉल लागू हो गए, तो उस विषय वस्तु पर कॉपीराइट के प्रोटोकॉल लागू नहीं होंगे, जिस कारण से धारा 63, 64, 65 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। कोर्ट ने कहा ये पॉइंट वैलिड है और इसको स्टैंड कर दिया। इसके अलावा डिले इन एफआईआर है, ऑलरेडी इस मुद्दे पे जो है सिविल सूट पेंडिंग है। जब तक सिविल कोर्ट इसका एडजुडिकेशन ना कर दे, तो ऐसे सिनेरियो में आपराधिक कार्रवाई अपने आप में अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, और ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है कि डिज़ाइन यूनिक हो, न्यूली क्रिएटेड हो और ऑलरेडी जो है मार्केट में ना हो। तो जब तक ऐसे पैरामीटर्स नहीं है, तो किसी भी रूप में धारा 11 डिज़ाइन एक्ट का भी जो है उल्लंघन नहीं मान सकते। किसी भी रूप में यह नहीं कह सकते कि कंसर्न आरोपी ने कंसर्न परिवादी को चीट किया हो, या किसी मनी को या किसी सिक्योरिटी को पार्ट विथ करने के लिए जो है कंपेल किया हो। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि जब भी एफआईआर कट जाए डिज़ाइन एक्ट में या कॉपीराइट एक्ट में, तो वहाँ घबराए नहीं, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि पनिशमेंट जहाँ 7 साल तक है, वहाँ पर अंडेज बनाम स्टेट ऑफ बिहार की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। ये विशेष जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का टू प्रोटेक्ट योर राइट। दूसरी बात, जब भी मामले हैं वॉयलेशंस के और पुलिस जो है सर्च एंड सीजर कर रही है, तो एक बात विशेषता ध्यान रखिएगा कि ट्रेडमार्क एक्ट का एक बेसिक प्रोटोकॉल है कि जब भी आप सर्च कर रहे हैं, सीजर कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये ओपिनियन चाहिए कि इन्फ्रिंगमेंट है। जब तक कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं है इन्फ्रिंगमेंट को लेके, या कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में कार्रवाई अपने आप में गैर कानूनी है। तीसरी बात, कई बार ऐसा था कि हमारी प्रेमाइसिस में आते हैं, हमको धमकाते हैं, डराते हैं और कहते हैं कि भाई आपके प्रेमाइसिस को सील कर लेंगे, सीज कर लेंगे। ये हमारे प्रेमाइसिस को सील और सीज नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना अपने आप में गैर कानूनी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो भी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, इनमें कन्फेशन नहीं करना। आपको जो भी कार्रवाई करनी है करें, इनको जो पूछताछ करनी है करें, पर कोई काम जो है मुँह ज़बानी मत कीजिए। इनको कहिए कि जब भी थाने बुलाना है हमें 94 BNSS का नोटिस दे दो, या जब भी थाने बुला रहे हैं नोटिस नहीं दे रहे हैं, तो जबकि बातचीत है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। अगर आप सबूत नहीं बनाओगे
अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो बाद में आपको ही शोषण होगा। ये लोग कहते हैं भाई थाने तो आ नहीं रहा, बंदा कॉपरेट नहीं कर रहा है, इसकी बेल खारिज करो, हमें कस्टमर इंटरव्यू रिक्वायर्ड है। ऑन द कॉन्ट्री आपके ईमेल भी हैं, आपके व्हाट्सएप भी हैं, आप जा भी रहे हो, कॉल लोकेशंस भी हैं, इसके अलावा आपके मध्य जो समयवार है, संभाषण है, उसकी बातचीत भी है, देन इट इज़ हेल्पफुल टू अस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी इन्फ्रिंजमेंट बताया जाएगा तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि ये डिज़ाइन जो है वो यूनिक है, ये डिज़ाइन जो है क्रिएटिव है और स्पेसिफिक है, ये डिज़ाइन ऑलरेडी मोशन में नहीं है मार्केट में। अगर ऑलरेडी मोशन में है और उसी को यूज़ करते हुए फर्दर डिज़ाइन जो है तैयार किए गए हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि उस डिज़ाइन को डिज़ाइन एक्ट 2000 का प्रोटेक्शन जो है प्राप्त होगा। तो साथियों ये पॉइंट ध्यान में रखें, जब भी दिक्कत हो तो अपना ज्ञापन सौंपें, जल्दबाजी ना करें। और अगर ज्ञापन कंसिडर नहीं हो रहा है देन डिस्चार्ज एंड क्वैशिंग, और इसके अलावा एंटिसिपेटरी बेल में भी ये पॉइंट आप रेज कर सकते हैं। दिस ऑल आर वैलिड पॉइंट टू हैव योर प्रॉपर प्रोटेक्शन एज फार एज डिज़ाइन एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट इज कंसर्न। तो घबराए नहीं, आपके राइट्स हैं, उसके तहत जो है आपको आगे प्रोसीड करना है। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।